आज हम इस क्लास में 4 नंबर वाले उन टॉप प्रश्नों को हल करके दिखाएंगे जो यूपी बोर्ड में 51 बार लगातार आ चुके हैं, वो भी 4 नंबर में। अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हो और गणित में 100 में से 100 नंबर लाना चाहते हो, गणित में टॉपर बनना चाहते हो, तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में पूरे 16 नंबर पक्के करने वाले हैं। अगर आपने इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लिया तो यूपी बोर्ड 2027 की परीक्षा में गणित के पेपर में आपके 16 नंबर आने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल आते हैं। और बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में यूपी बोर्ड में गणित का पेपर बने और गणित के पेपर में ये प्रश्न ना आए 4 नंबर में, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्रश्न ठीक है हर साल 4 नंबर में आते हैं। तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, तो प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। यदि -5 द्विघात समीकरण, जो यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया हुआ है, का एक मूल है और द्विघात समीकरण, जो यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया हुआ है, समान मूल रखता है, ठीक है, इस द्विघात समीकरण के मूल समान है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस प्रश्न में जो गिवन है, जो दिया हुआ, उसे हम नोट करेंगे। ठीक है, ये x का मान है, इसे नोट करेंगे, इन दोनों समीकरणों को नोट करेंगे, तो लिखेंगे दिया है। ठीक है, -5 इस द्विघात समीकरण का एक मूल है, तो हम देखेंगे कि इस द्विघात समीकरण में चर राशि क्या है, x, तो ये x का मान है। ठीक है, सबसे पहले इस द्विघात समीकरण को नोट करेंगे, प्लस px माइनस 15 बराबर 0, कामा x बराबर -5। ओके, 2x² प्लस px माइनस 15 इक्वल 0, यानी बराबर 0। ठीक है, x बराबर -5। अब हम इस द्विघात समीकरण को नोट करेंगे, x² प्लस x प्लस k बराबर 0। ठीक है, मेरे को k का मान ज्ञात करके देना है। अब इसने कहा है कि -5 इस द्विघात समीकरण का एक मूल है। जब -5 इस द्विघात समीकरण का एक मूल है तो इसे संतुष्ट भी करेगा, तो हम लिखेंगे चूंकि दिया है x बराबर -5 द्विघात समीकरण, इसे नोट करेंगे 2x² जो यहाँ पर समीकरण दिया हुआ है द्विघात समीकरण, ठीक है, प्लस px माइनस 15 इक्वल 0, यानी -15 बराबर 0। ठीक है, मैंने लिखा चूंकि दिया है x बराबर -5 द्विघात समीकरण का एक मूल है, इसने खुद कहा है। अब हम ये x का मान इस द्विघात समीकरण में रखेंगे। इस द्विघात समीकरण में जहां जहां पर x है उसके स्थान पर -5 रखेंगे, तो x के स्थान पर -5 पूरी की घात 2 प्लस p गुणा x के स्थान पर -5 और -15 बराबर 0। तो यहाँ पर 2, ठीक है, घात क्या है, सम, तो माइनस प्लस हो जाएगा और 5 25 और प्लस माइनस माइनस 5p -15 बराबर 0। तो 25 दूनी 50 -15 बराबर 0। ठीक है, प्लस का 50 माइनस का 15, तो प्लस का 35 बचेगा और -5p बराबर 0। 35 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का है माइनस में जाएगा, है ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 सत्तों 35, तो p बराबर मेरा कितना आया, 7। p बराबर आया 7। अब हम p का मान इस द्विघात समीकरण में रखेंगे, तो लिखेंगे, ठीक है भाई, अब p बराबर 7। ठीक है, इसे हम डालेंगे समीकरण 1। क्या डालेंगे, समीकरण 1। अब p बराबर 7 समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर अब इसमें हम p का मान रखेंगे 7। ठीक है, इसे नोट करेंगे, x की घात 2 प्लस x और प्लस 7 बराबर 0। 7 के अंदर गुणा करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर 2 पद हैं, दोनों पदों के साथ 7x की घात 2 प्लस 7x, ठीक है, प्लस k बराबर 0। अब मेरे प्यारे दोस्त, इसने कहा है कि इस द्विघात समीकरण का मूल समान है, इस द्विघात के जो मूल है वो समान है, यानी
ये द्विघात समीकरण समान मूल रखता है तो हम विविध कर निकालेंगे। अगर आपको प्रश्न में ये मिल जाए कि मूल समान है या मूल बराबर है या समान मूल रखता है या बराबर मूल रखता है तो हम विविध कर निकालते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट का मान निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण होता है, हम कहें मानक समीकरण होता है, ठीक है, उससे हम इसकी तुलना यानी कंपेयर कराएंगे। तो समीकरण मैं लिख देता हूं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर ओके, तो मैंने लिखा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। जब हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, यानी तुलना करते हैं, तो तुलना में सेम राशि छूट जाती है। तो यहाँ पर x² से x² छूट जाएगा। a बराबर मेरा कितना आया 7, b बराबर कितना आया 7, ठीक है, x से x छूट जाएगा। अब c बराबर कितना आया k। अब हम विविध कर निकालेंगे। अगर प्रश्न में आपको ये मिल जाए कि मूल समान है या बराबर है तो हम विविध कर यानी डिस्क्रिमिनेंट का मान निकालते हैं। अब हम विविध कर निकालेंगे, ठीक है, चूंकि विविध कर, ठीक है, और विविध कर को हम अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, तो डी से प्रदर्शित करते हैं, p² माइनस 4ac। अब हम ए बी सी के मान रखेंगे। d बराबर b का मान मेरा कितना आया 7 माइनस 4ac, a का मान 7, c का मान k, ठीक है, t बराबर 749 माइनस 28 k। अब इसने कहा कि मूल समान है तो हम लिखेंगे समान मूलों के लिए। ठीक है, तो मैंने लिखा समान मूलों के लिए। जब हम ये शर्त लिखते हैं तो जो d का मान होता है 0 के बराबर हो जाता है। अब d का मान हम निकाल चुके हैं यानी विविध कर, तो हम d का मान रखेंगे कितना है 49 माइनस 28 के बराबर 0। अब इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, 49 प्लस का है माइनस में जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, काटेंगे 7 चौक 28, 7 7 49, 4k इक्वल 7। 4 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये गुणा में है, ठीक है, बट्टे में जाएगा, तो k का मान आया 7/4, ठीक है, k का मान निकल चुका। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। क्लियर, प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे नोट करके इसके बाद दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2। अब हम प्रश्न नंबर 2 को हल करेंगे। यदि अल्फा और बीटा समीकरण इस द्विघात समीकरण के मूल हो तो इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मेरे को मान ज्ञात करके देना है, तो सबसे पहले इस द्विघात समीकरण को नोट कर लेते। तो लिखेंगे दिया है टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल यानी बराबर 0। ठीक है, अब इसने कहा कि अल्फा तथा बीटा इस द्विघात समीकरण के मूल हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे चूंकि दिया है अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल 0। ठीक है, 2x की घात 2 माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल हैं। अगर आप लोग ये नहीं लिखना चाहते हो, ठीक है, फिर भी काम चल जाएगा। इसे मैं हटा देता हूं। चूंकि दिया है अल्फा तथा बीटा इस द्विघात समीकरण के मूल हैं, इसका मान ज्ञात करने से पहले हम मूलों का गुणनफल वाला और मूलों का योगफल का जो सूत्र होता है वो सूत्र लगाएंगे सबसे पहले।
मूलों का योगफल। ठीक है भाई, सबसे पहले हम योगफल वाला सूत्र लगाएंगे। तो मैंने लिखा चूंकि मूलों का योगफल बराबर, इसके लिए सूत्र क्या होता है, माइनस चर राशि का गुणांक। ठीक है, चर राशि का गुणांक। तो इस द्विघात समीकरण में चर क्या है, x, यानी चर राशि क्या है, x। तो x का गुणांक, ठीक है, x का गुणांक बट्टे x की घात 2 का गुणांक। चर राशि क्या है, x, तो x की घात 2 का गुणांक, 2 का गुणांक। ओके, मूलों का योगफल, इस द्विघात समीकरण के मूल कौन कौन से हैं, अल्फा और बीटा। ठीक है, योगफल है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यानी जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा। चाहे आप लोग पहले बीटा को लिखो चाहे अल्फा को लिखो, बात एक ही है। तो मैंने पहले अल्फा को लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा। इसे हम कहते हैं अल्फा, इसे कहते हैं बीटा। अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक, यानी एक्स की गुणा में कौन सा नंबर है, कौन सी, ठीक है, राशि है, -3। चिन्ह सहित नोट करेंगे। ओके, एक्स की घात 2 का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 2। आई होप समझ आया होगा। ये सूत्र अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस 3/2। अब हम गुणनफल वाला सूत्र लगाएंगे, गुणनफल वाला। क्योंकि मूलों का गुणनफल, ठीक है, बराबर अचर पद, सूत्र क्या होता है, अचर पद बट्टे चर राशि क्या है इस द्विघात समीकरण में, x, तो x की घात 2 का गुणांक। ठीक है, x की घात 2 का गुणांक। ये सूत्र अच्छी तरह से तैयार कर लेना। क्या है, गुणनफल, तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे। और इस द्विघात समीकरण के मूल कौन कौन से, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद जिसके साथ में कोई भी चर राशि ना हो, 5 प्लस का 5। ठीक है, जो कि यहाँ पर है कितना है, प्लस का 5, x की घात 2 का गुणांक 2। अब हम इसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले इसे नोट करेंगे, चूंकि अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा, इन दोनों पदों से हम अल्फा बीटा कॉमन लेंगे, अल्फा बीटा। तो यहाँ पर अल्फा की घात 2 थी, एक घात निकली, एक घात बची, बीटा कॉमन लेंगे। ठीक है, तो अल्फा बचेगा प्लस अल्फा कॉमन लिया, बीटा की घात 2 थी, एक निकली, एक बची। अब इसे हम डालेंगे समीकरण 1, इसे डालेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब हम समीकरण 1 व 2 से इसका मान समीकरण 2 से रखेंगे, समीकरण 1 से इसका मान रखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इसका मान कहाँ से, समीकरण 2 से, 5/2, इसका मान समीकरण 1 से 3/2। ये मान मैंने कहाँ से लिए, समीकरण 1 व 2 से, तो लिखेंगे 1 व 2 से, तो 15/4। यही मेरा फाइनल आंसर है। तो प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3। अब हम प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। इसने कहा है दो क्रमागत यानी क्रम से धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी सम संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मानेंगे, ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याएं। ठीक है, मानने से पहले आपको सम संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि सम संख्याएं क्या होती हैं। बेस संख्याएं जो 2 से पूर्णता यानी पूरी तरह से कट जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। तो मैं एग्जाम्पल के लिए 4-5 संख्याएं ले लेता हूं, 2, 4, 6, 8, 10। इसी प्रकार से हम अनेक नंबर ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर समझाने के लिए ये 5 नंबर ले लिए हैं। क्लियर। अब हम मानेंगे, माना क्या मानेंगे, मानेंगे दो क्रमागत धनात्मक
सम संख्याएं कौन कौन सी मानेंगे, तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। इसे हम x मान लेते हैं, ठीक है, पहली सम संख्या हम x मान लेते हैं। अब दूसरी सम संख्या इसको हम क्या मानेंगे, तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। 2 में हम कितना जोड़ें कि 4 हो जाए। अगर हम 2 में 2 जोड़ेंगे तभी तो मेरे को 4 मिलेगा, है ना। 2 में हम 2 जोड़ेंगे तभी मेरे को 4 मिलेगा। तो इसमें मैंने 2 जोड़ा है तो मेरे को, ठीक है, दूसरी सम संख्या मिली, दूसरी धनात्मक सम संख्या। अब इसमें हम 2 जोड़ेंगे, x में 2, तभी तो मेरे को दूसरी धनात्मक सम संख्या मिलेगी। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। तो हम ये दोनों धनात्मक सम संख्याएं मानेंगे क्रमागत यानी क्रम से। तो मैंने लिखा माना 2 क्रमागत धनात्मक सम संख्याएं x तथा x+2 है। क्लियर है ना। अब हम पेयरसन के अनुसार चलेंगे, तो लिखेंगे पेयर्सनानुसार। पेयर्सनानुसार आप लोग ये पेपर में मत लिखना, मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये पेपर में मत लिखना, ठीक है। अब इसने कहा है 2 क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, ठीक है। और हमने 2 सम संख्याएं कौन सी मानी है, ये। इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, बराबर योगफल कितना है 244। अब हम सरल करेंगे, तो इसे सेम टू सेम नोट करेंगे। यहाँ पर होल स्क्वायर खोलेंगे। एक सूत्र होता है, चूंकि a+b होल पावर 2 इक्वल a² + b² + 2ab। इस सूत्र की सहायता से हम होल स्क्वायर खोलेंगे। इसकी शक्ल इससे मिल रही है, इसको हम इस रूप में लिखेंगे, ठीक है, +2ab। तो x² प्लस, ठीक है, 2 की पावर 2 + 2ab यानी x गुणा 2। इसको हम इधर लाएंगे तो ये माइनस में आएगा, 244 प्लस का है, यहाँ पर 2x², ठीक है, 4x प्लस का, है ना। अब यहाँ पर प्लस का 4 और माइनस का 244 मेरा बराबर 0। ओके, तो मेरा कितना है, प्लस का 4 माइनस का 244, तो माइनस का बचेगा 240, है ना। तीनों पदों से हम इन तीनों पदों से 2 कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब होता है भाग देना। बराबर 0। ओके, तो 2 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये बट्टे में जाएगा, गुणा में है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं एक तरफ लिख लेता हूं। यह है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। अब हम इसको हल करेंगे, उसके बाद हम सम संख्याएं ज्ञात करेंगे। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए एक सूत्र होता है चर राशि के स्क्वायर का गुणांक गुणा अचर पद। तो यहाँ पर देखेंगे हम चर राशि के स्क्वायर का गुणांक। इस समीकरण में, द्विघात समीकरण में चर राशि क्या, x की घात 2 का गुणांक, जिसका गुणांक कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, ठीक है। तो 1 गुणा अचर पद, चिन्ह को छोड़ देंगे, चिन्ह सहित नहीं लिखेंगे, 120। अब हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो 120 एकम 120। इस द्विघात समीकरण में जब हम गुणा करें तो कितना है, 120। जोड़े या घटाएं, कहाँ से क्लियर होता है, यहाँ से क्लियर होता है। घटाएं तो कितना है, 2। अब इस 120 को हम इस प्रकार से 2 नंबरों में तोड़ेंगे। 120 को हम इस प्रकार से 2 नंबरों में तोड़ेंगे। जब हम गुणा करें तो कितना है, 120, और जब हम घटाएं तो कितना है, 2, ठीक है। तो 12 गुणा 10, 12 गुणा 10 120, 12 माइनस 10 बराबर 2 बचेगा, ठीक है। तो इस द्विघात समीकरण के हम फैक्टर बनाएंगे। 12 गुणा 10 बराबर 120, ओके। 12 माइनस 10 बराबर 2। तो ये फैक्टर बने हैं इस द्विघात समीकरण के। आई होप समझ आया होगा। अब इसको हम लिखेंगे, x² प्लस है तो प्लस। अब इन दोनों नंबरों को हम इस द्विघात समीकरण में जो चर राशि है वो चर राशि देंगे। x है तो x देंगे, इसे x इसे x, 12x। इस वाले चिन्ह की और इस वाले चिन्ह की गुणा करते हैं, प्लस माइनस माइनस 10, इसे x देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस 120 है तो नोट करेंगे, बराबर 0। ओके, इन दोनों पदों से हम x कॉमन लेंगे,
x की घात 2 थी, 1 निकली, 1 बची, प्लस 12, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है, थोड़ा स्थान यानी स्पेस छोड़ेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे बराबर 0। जो इस ब्रैकेट में बनता है 1 से 1% इस ब्रैकेट में बनता है, तो सेम टू सेम हम इसको इससे नोट कर लेंगे, ठीक है। तो सेम टू सेम हम इसको यहाँ पर नोट करेंगे, x प्लस 12। अब हम इससे भाग देते हैं तो x से x कट जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको इस प्रकार से समझ में नहीं आता तो मैं इसको इधर नोट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। प्लस का 12x माइनस का 10x। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। इन दोनों पदों से मैंने x कॉमन लिया तो ये बचेगा, ठीक है। माइनस लगाएंगे, थोड़ा स्पेस यानी स्थान छोड़ेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। इस ब्रैकेट में जो बनता है 1 से 1% बनता है इस ब्रैकेट में, तो इसको मैंने सेम टू सेम नोट कर लिया। अब हम इससे भाग देंगे, यह है ट्रिक, ठीक है। x से x कैंसिल हो जाएगा, निकट जाएगा तो मेरा 10 बचेगा। 10 दो पद हैं, एक पद ये है, एक पद ये है। इन दोनों पदों से हम ब्रैकेट कॉमन लेंगे। जब ब्रैकेट कॉमन लेंगे तो मेरा x बचेगा, माइनस है तो माइनस, ब्रैकेट कॉमन लेंगे, 10 बचेगा बराबर 0। अब ये दोनों ब्रैकेटें 0 के बराबर है तो 0 के इक्वल यानी बराबर करेंगे। x प्लस 12 बराबर 0, x माइनस 10 बराबर 0। 12 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा प्लस का, x बराबर माइनस 12, ठीक है। ये मान है असंभव। x क्या है? संख्या, और संख्या एक किस्म की दूरी होती है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। दूरी नेगेटिव नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। तो इसीलिए जो ये x का मान है ये है असंभव यानी इम्पॉसिबल, ओके। x बराबर 10। अब जो x बराबर 10 आया है ये मान है प्लस में, और दूरी हमेशा किस में होती है? धनात्मक होती है, क्योंकि जो x है वो क्या है? संख्या है। संख्या एक किस्म की दूरी है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये संभव है। अब हम दो क्रमागत सम संख्या निकालेंगे धनात्मक, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है, ठीक है। तो नोट करिए। तो आप लोग यहां से नोट करना, अतः दो क्रमागत, ठीक है, अतः दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याएं, ठीक है। पहली संख्या मेरी क्या थी? x बराबर कितना आया? 10। दूसरी मेरी सम संख्या क्या थी? x प्लस 2 इक्वल, ठीक है। इसमें x का मान रखेंगे 10, x का मान 10 आया था, ठीक है, संभव वाला 2, तो x प्लस 2 बराबर 12। तो यही मेरा फाइनल आंसर है, यही मेरी संख्याएं हैं, ठीक है। अतः दो क्रमागत धनात्मक सम संख्या। आई होप समझ आया होगा, यही मेरा फाइनल आंसर है। तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4, दिखाइए कि रैखिक समीकरण, जो यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं, एक ये है एक ये, युग्म माने होता है जोड़ा, के अनेक हल होंगे। मेरे को ये सिद्ध करके देना है। इसने कहा कि दिखाइए कि यानी सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले इन दोनों समीकरण युग्म को नोट कर लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है, ठीक है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3x माइनस वाई इक्वल टू, इसे डालेंगे समीकरण 1, ठीक है। इसे नोट करेंगे, इसे डालेंगे समीकरण 2। सबसे पहले हम समीकरण 1 को नोट करेंगे। वो आपकी अपनी मर्जी है कि आप समीकरण 1 को पहले नोट करते हो यानी लेके चलोगे, या 2 को, ठीक है। तो मैं 1 को नोट करूंगा समीकरण 1 से, इसे नोट करेंगे
3x माइनस बाई इक्वल यानी बराबर 2। अब 2 को हम इधर लाएंगे 2 को, तो ये प्लस का है माइनस में आएगा। अब इसकी हम कंपेयर यानी तुलना कराएंगे। एक समीकरण होता है जिसकी सहायता से हम तुलना कराएंगे। तो समीकरण मैं लिख देता हूं, चूंकि a1x प्लस b1y प्लस, ठीक है, c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तो मैंने लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर। जब हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर में सेम राशि छूट जाती है। तो यहाँ पर x से x छूट जाएगा, a1 मेरा कितना है 3, ठीक है, y से y छूटेगा तो b1 बराबर माइनस का 1, जिसका गुणांक कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर c1 बराबर माइनस का 2। इसी प्रकार से हम समीकरण 2 को नोट करेंगे। तो लिखेंगे अब समीकरण 2 से, ओके, तो नोट करेंगे। 6 को हम इधर लाएंगे, ओके। सबसे पहले इसे हम सरल करेंगे, उसके बाद 6 को इधर लाएंगे। इन दोनों पदों से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 1, ओके, बराबर मेरा इधर क्या 6। अगर आप लोग कॉमन लेके हल करोगे फिर भी उत्तर सेम आएगा, और कॉमन नहीं लोगे फिर भी उत्तर सेम आएगा। तो मैं कॉमन नहीं लूंगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर आपने कॉमन ले लिया फिर भी उत्तर सेम आएगा। 6 को हम इधर लाएंगे, प्लस का है माइनस में आएगा। अब इसकी हम तुलना कराएंगे। एक समीकरण होता है जिसकी सहायता से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। इसमें मैंने a1 b1 c1 लिया है, इसमें मैंने a2 b2 c2 लिया है। अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। अगर आपने इसमें इस समीकरण में a1 b1 c1 लिया है तो इस समीकरण में a2 b2 c2 लेना पड़ेगा। अगर आपने इस समीकरण में a2 b2 c2 लिया है तो इस समीकरण में, ठीक है, a1 b1 c1 लेना पड़ेगा। लेकिन मैंने पहले ही a1 b1 c1 ले लिया है, तो इसमें हम a2 b2 c2 लेंगे। अब हम तुलना करेंगे, तो तुलना में यानी कंपेयर में सेम राशि छूट जाती है। तो x से x छूटेगा, a2 बराबर मेरा 9 यानी 9, ओके, और b2 बराबर मेरा कितना माइनस का 3 यानी 3, c2 मेरा माइनस का 6 यानी 6, ओके। अब इसने कहा है कि दिखाइए कि यानी सिद्ध कीजिए कि इस जो यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म है इसके अनेक हल होंगे, ठीक है। अनेक हल होने के लिए क्या शर्त होती है? ये तीनों अनुपात बराबर होने चाहिए। तो हम निकालेंगे अनुपात सबसे पहले, ठीक है, a1 अपान a2 का मान, उसके बाद इसका, फिर इसका, और देखेंगे कि तीनों अनुपात बराबर आते हैं या नहीं। अगर तीनों अनुपात बराबर आएंगे तब तो इस दिए हुए रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो लिखेंगे चूंकि a1 अपान a2, वो आपकी अपनी मर्जी की आप पहले कौन सा अनुपात ज्ञात करते हो, ओके, यानी रेशियो। तो a1 का मान मेरा कितना है 3, a2 का मान मेरा कितना है, ठीक है, 9, 3 एकम 3, 3 3 9, ठीक है। तो यहाँ पर 1/3, a1 अपान a2 का मान मेरा कितना आया 1/3। अब हम निकालेंगे b1 अपान b2 का मान, है ना। b1 का मान मेरा माइनस का 1 है, v2 का मान माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो 1/3, c1 अपान c2 बराबर, मान रखेंगे c1 का मान माइनस का 2, c2 का मान माइनस का 6, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6। तो यहाँ पर c1 अपान c2 इक्वल 1/3। तो यहाँ पर तीनों अनुपात समान है, बराबर है। तो हम लिखेंगे चूंकि a1, ठीक है, बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। डेट इम्प्लाइज 1/3, इसका मान भी है 1/3, इसका मान भी 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3 लिखेंगे। इसलिए दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। या हम कहें दिए हुए, ठीक है, रैखिक समीकरण
युग्म के अनेक हल होंगे। यही मेरे को सिद्ध करके देना था। तो प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करके। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।